बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो डे 3 है ISO 9001 QMS कोर्स का। ये लीड ऑडिटर कोर्स है। इससे पहले इसके डे 1 डे 2 के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं और ये डे 5 में से डे 3 का लेक्चर है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक जो हमारा है वो है रोल ऑफ ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑडिट परफॉर्म किया जा रहा है या किया जाएगा उसकी तरफ से क्या हमें इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं, उसका रोल क्या होगा इस सारे ऑडिट प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले प्रिपेयर ऑडिट प्रोग्राम, वो ऑडिट प्रोग्राम को प्रिपेयर करेंगे जिसमें प्रोवाइड ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, प्रोवाइड ऑडिट स्कोप, प्रोवाइड ऑडिट क्राइटेरिया। ऑडिट ऑब्जेक्टिव स्कोप क्राइटेरिया के ऊपर हम पहले से जो मौजूद 2 लेक्चर्स हैं उनके अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। एग्रीमेंट ऑन ऑडिट प्लान, हमारा क्या होगा कि ऑडिट प्लान के ऊपर एक एग्रीमेंट होगा ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन और जो सर्टिफिकेशन बॉडी है उनके दरमियान। प्रिपेयर फॉर गेटिंग ऑडिटेड, उसके अलावा ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट्स करेगी कि जब उसने ऑडिट को परफॉर्म करवाना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो जो ऑडिटर या सर्टिफिकेशन बॉडी या ऑडिटर्स की टीम ने उनसे रिक्वायर किया है वो उसके लिए प्रिपेयर होंगे। देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट टू ऑडिटर्स। उसके अलावा क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक सपोर्ट टू ऑडिटर जो है वो देखेंगे कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी और उन ऑडिटर्स को कोई भी चीज़ जो लॉजिस्टिक्स, कोई भी एशिया, कोई भी चीज़ जो उन्हें रिक्वायर्ड है वो किस तरह से प्रोवाइड करनी है। टॉप मैनेजमेंट प्रेजेंस इन ओपनिंग क्लोजिंग मीटिंग्स, मेक श्योर होगा कि ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट है वो ओपनिंग और क्लोजिंग मीटिंग्स में मौजूद हो। कोऑपरेशन विद ऑडिटर्स इन कलेक्टिंग एंड वेरीफाइंग एविडेंसेस ड्यूरिंग द ऑडिट, उसके अलावा ऑडिटर्स से इंफॉर्मेशन एविडेंस कलेक्ट करते हुए वेरिफिकेशन करते हुए कोऑपरेट करेंगे। उस एग्रीमेंट ऑन करेक्टिव एक्शन प्रोग्राम, जो करेक्टिव एक्शन प्रोग्राम है उसके ऊपर अगेन एग्रीमेंट होगा ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। टाइमली करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन फॉर फॉलो अप ऑडिट, और फॉलो अप ऑडिट के लिए टाइमली करेक्टिव जो प्रिवेंटिव एक्शंस होंगे उनके ऊपर काम किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ऑडिट टीम में कौन लोग होंगे, ऑडिट टीम कंपोजिशन कैसी होगी एंड अदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी जो क्या है। अब इस ऑडिट टीम के अंदर जो लोग मौजूद होंगे उनमें हमारे पास लीड ऑडिटर्स हैं, उसमें हमारे पास ऑडिटर्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं जहां पर ऑडिटर्स की प्रैक्टिस से कोई चीज ऑडिटर्स की प्रैक्टिस से कोई चीज आउट हो जाएगी तो वहां पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे और अपनी इनपुट देंगे। ट्रांसलेटर्स, इफ ऑडिट लैंग्वेज इज अदर देन इंग्लिश तो फिर ट्रांसलेटर वगैरह रिक्वायर्ड होंगे अगर लैंग्वेज बैरियर आ रहा है किसी भी तरह का। देन ऑब्जर्वर होंगे, कंपनी गाइड होगा और टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइंट और क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव, ये तमाम तर लोग उसके अंदर मौजूद होंगे। ऑडिट टीम कॉम्पिटेंस, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो ऑडिट टीम है जो ऑडिट परफॉर्म करने आ रही है तो उस टीम के अंदर ये चीज़ मौजूद हो कि वो ऑडिट टीम जो है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंस से हम क्या चीज़ अखज़ करते हैं तो बेसिकली 4 चीज़ें हैं, नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ये 4 चीज़ें जब तक नहीं होंगी हम ना तो इसको कॉम्पिटेंस में कंसीडर कर सकते हैं और ना ही जो हमारा ये वर्कर है या हमारा कोई भी ऑडिटर है हम उसको कॉम्पिटेंट कह सकते हैं। अब ऑडिट टीम कॉम्पिटेंस में हमारे पास आता है मैनेजमेंट सिस्टम, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, अंडरस्टूड हो गया। इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए जिसको हम इंडस्ट्री नॉलेज भी कहते हैं, टेक्निकल नॉलेज भी कहते हैं। और कॉम्पिटेंस के अलावा याद रखिएगा 3 तरह का नॉलेज किसी भी फील्ड की परसेप्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा
उसका इन्हिसार होता है, उसके ऊपर जो है कंसीडर किया जा रहा होता है, उसमें हमारे पास आता है कॉमन नॉलेज, उसमें हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल नॉलेज, उसमें हमारे पास आता है एक्सपर्ट नॉलेज। इंडस्ट्री स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट्स, एवेल्युएशन स्किल्स, लेटेस्ट इनोवेशन एंड अप टू डेट नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री टू बी ऑडिटेड। अब देखें, अगर उसको ऑडिटर्स को ये नहीं मालूम कि क्या क्या चीजें अपडेट हो चुकी हैं इंडस्ट्री में, तो माइट बी पॉसिबिलिटी है वो अपडेटेड टेक्नोलॉजी को भी नॉन कंफर्मिटी में कंसिडर कर सकता है। इसलिए ऑडिटर का खुद का अप टू डेट होना, उस ऑडिट टीम का खुद का अप टू डेट होना बहुत ज्यादा अहम है। Then personal attributes and audit specific skills। पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के अपनी इंट्रापर्सनल स्किल्स जो किसी भी काम को, किसी भी ऑडिट प्रोसेस को बेहतर तरीके से परफॉर्म करवा सकती हैं, वो मौजूद हों। उसके अलावा ऑडिट स्पेसिफिक स्किल्स जो है, क्योंकि वो कोई फॉर्मल इंस्पेक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं परफॉर्म कर रहा, तो स्पेसिफिक जो ऑडिट स्किल्स रिक्वायर्ड है वो लाजमन उस ऑडिट टीम के अंदर मौजूद होनी चाहिए। देन वी हैव एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज टू अचीव ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। और उसके बाद सिर्फ उनका सारे का सारा दारोमदार ऑडिट फाइंडिंग्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके पास इनफ एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपर्टीज, इस बात में महारत हासिल हो कि वो इजीली ऑडिट के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सके। अब ऑडिट प्रिंसिपल्स हैं कुछ चीजें, वो कैसे हैं? इंटेग्रिटी, आपने उसकी जो वकार है, जो उसकी अजमत है, वो बरकरार रखनी है। फेयर प्रेजेंटेशन, आप बाइस्ड नहीं होंगे, जो चीजें दुरुस्त हैं वो दुरुस्त होंगी, जो चीजें गलत हैं वो गलत होंगी। ड्यू प्रोफेशनल केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, आपके पास जो इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आ गई है आप उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, आप उसको लीक आउट नहीं करेंगे कि उसके कंपटीटर्स को कोई ऐसा मौका मिले जिससे वो उसका फायदा उठा सकें। तो इसलिए आप कोई भी ऐसी कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रखेंगे और कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाएंगे जिससे दूसरे की कॉन्फिडेंशियलिटी या बिजनेस जो है वो डिस्टर्ब हो। इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड अप्रोच हो। एविडेंस बेस्ड अप्रोच वो होती है कि एविडेंस, शवायद को देखते हुए आप किसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं, शवायद को देखते हुए आप चीजों को जो है वो लेके चल रहे हैं। आप पहले से बाइस्ड ना हो कि पहले से ही आप चीजों का डिसीजन लेके बैठे हुए, नहीं यार ये काम ऐसे ही हुआ होगा या ऐसे ही होना है या इस ऑडिट का आउटकम ही यही आएगा, ऐसा नहीं चलेगा। बल्कि एविडेंस को सामने रखते हुए आपने एक अप्रोच के साथ चलना है। एविडेंस आपकी एक अप्रोच डेवलप करेंगे कि वेदर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कंप्लायंस कर रही है या कि नहीं कर रही। ऑडिटर्स पर्सनल एट्रीब्यूट्स की बात करें, जैसा मैंने बोला कि किसी भी ऑडिटर के इखलाकियात के अंदर रहते हुए जाती हैसियत में उसकी क्या चीजें जो है वो इसके ऊपर अमल जो है इसके ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं। वो है एथिकल हो, कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, इखलाकी तौर पर साउंड होना चाहिए और कॉन्फिडेंट हो। उसके बाद ओपन माइंडेड, पहले से चीजों को ना पकड़ के बैठ जाए, पहले से ही डिसीजन ना ले ले, बल्कि जैसे जैसे एविडेंसेस आए, जैसे जैसे एक सिस्टम डेवलप होता चला जाए, ऑडिट के दौरान एक प्रोसेस परफॉर्म होते चले जाए, तो उसके मुताबिक वो चीजों को क्लोज की तरफ लेके जाए। डिप्लोमेटिक हो ताकि चीजें निकलवा सके। ऑब्जर्वेंट अच्छा होना चाहिए ताकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो माइट बी वैसे माइनर हो लेकिन उसको बहुत अच्छी इनपुट दे सकती हैं, तो वो कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए। परसेप्टिव हो, चीजों को समझ सके कि क्या चीज क्या मैसेज दे रही है, किस डॉक्यूमेंट से उसको क्या आउटपुट मिल सकती है। वर्सटाइल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, चीजों को बड़े पैमाने पे देखे। और देन टेंशियस होना चाहिए ताकि किसी भी सूरत किसी को भी मुरद इल्जाम ठहरा के सिर्फ चीजों को परफॉर्म ना करवाए, बल्कि जो चीज क्रिटिकली वहां पर मौजूद है, जो गुड प्रैक्टिसेस है उनको गुड प्रैक्टिसेस के तौर पर कंसीडर किया जाए, और जो बैड प्रैक्टिसेस है, बैड परफॉर्मेंस है, उनको एज अ बैड परफॉर्मेंस कंसीडर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है और इसी का सेकंड पार्ट कंटिन्यू है। डिसिसिव हो, सेल्फ रिलायंट हो, मतलब उसको पता हो मैं जो करने जा रहा हूं वो मैं क्या कर रहा हूं। एक्टिंग विद
फॉर्टिट्यूड, ओपन टू इम्प्रूवमेंट, कल्चरली सेंसिटिव भी हो, कोलैबोरेटिव हो, मिलजुल के काम करे। आउटकम ऑफ द ऑडिट जो है वो एक अलग बात है, लेकिन वो कोलैबोरेटिव हो कि चीजों को लेके ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके उसको परफॉर्म करे। ये चीज हमें इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ऑडिटर स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्ट्स। अब जो ऑडिटर है उसकी मेन जो चीज है वो ये है कि उसके अंदर वो स्किल्स मौजूद होनी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट हो। मतलब वो टाइप ऑफ नेचर, वो जो नेचर है उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की टाइप क्या है, उसकी नेचर क्या है, इन चीजों को समझते हुए उसके रेलेवेंसी होना लाजमी है। ऑर्गेनाइजेशनल टाइप्स, गवर्नेंस, साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड रिलेशनशिप, जनरल बिजनेस एंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिटी। मतलब उसको इन तमाम तर चीजों का पता होना लाजमी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का नहीं पता, ऑर्गेनाइजेशन की नेचर का नहीं पता, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और सोशल एस्पेक्ट्स का नहीं पता, तो हो सकता है कि ऑडिट तो परफॉर्म कर दे, लेकिन जो उसमें वो आपको जो है दुरुस्तगी के लिए एक्शंस बताएगा, जो बेहतरी के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए एक्शंस बताएगा, माइट बी वो प्रैक्टिकेबल ना हो। तो इसलिए ऑडिटर स्किल्स को ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में साउंड होना चाहिए। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही है, क्या परफॉर्म कर रही है, उसका बिजनेस क्या है, उसके मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसके बारे में ऑडिटर को मालूम होना चाहिए, या ऑडिटर ऐसी स्किल्स जो है वो अपने पास रखता हो। एप्लीकेबल लीगल एंड कंट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट, लॉज एंड रेगुलेशंस एंड देयर गवर्निंग एजेंसीज, बेसिक लीगल टर्मिनोलॉजी उसको पता हो कि ये अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई ट्रेनिंग कंपनी है तो उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी लॉ में यूज हो रही है, इसी तरह कोई ट्रेडिंग कंपनी है उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, उस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, कंट्रैक्टिंग एंड लायबिलिटीज क्या है उसकी, और कंट्रैक्ट कैसे करती है, ये तमाम तर चीजों के बारे में ऑडिटर्स को मालूम होना चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से ऑडिट को परफॉर्म कर सके। अब जी हमारे पास आ गया ऑडिट मेथड। दो तरह का ऑडिट यहां पे हम देख रहे हैं, जिसमें हमारे पास मेथड में लोकेशन ऑफ द ऑडिटर के हिसाब से एक होता है ऑन साइट जो फिजिकली जाके किया जाता है, और एक होता है रिमोट जहां पे वाया कम्युनिकेशन मीन दूर रह के, अब जिस तरह आजकल के दौर में रिमोट ऑडिट हो रहे हैं ड्यू टू कोरोना कोविड-19 के, आपके क्या होता है कि जूम के थ्रू या इस तरह से डिफरेंट आपकी जो मीन्स हैं मीटिंग्स के, जो आप डिस्टेंस पे रह के आपस में किस तरह से इंटरेक्शन कर सकते हैं उनको यूज करते हुए, इस तरह का अब ऑडिट्स परफॉर्म किए जा रहे हैं। अब ऑन साइट ऑडिट क्या होता है, इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन क्या है और नो ह्यूमन इंटरेक्शन क्या है। ह्यूमन इंटरेक्शन की अगर आप बात करें ऑन साइट ऑडिट में तो क्या है, कंडक्टिंग इंटरव्यूज। ह्यूमन इंटरेक्शन में क्या होगा, इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, कंप्लीटिंग चेकलिस्ट एंड क्वेश्चनरीज, चेकलिस्ट जो बनाई गई हैं और क्वेश्चनरीज जो बनाए गए हैं उनको फिलअप किया जाएगा विद ऑडिटरी पार्टिसिपेशन, कंडक्टिंग डॉक्यूमेंट रिव्यू विद ऑडिटरी पार्टिसिपेशन, सैम्पलिंग। ठीक है, ये मुख्तलिफ काम है जो ह्यूमन इंटरेक्शन में होंगे। और रिमोट में क्या होगा, वाया इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन मीन कंडक्टिंग इंटरव्यूज, कंप्लीटिंग चेकलिस्ट एंड क्वेश्चनरीज, कंडक्टिंग डॉक्यूमेंट रिव्यू विद ऑडिटरी पार्टिसिपेशन। काम वही है, ऑन साइड में क्या है कि फिजिकली मौजूद है, और रिमोट में क्या है, कोई ना कोई मीन यूज होगा, मीडियम यूज होगा आपस में ताल्लुक का, राब्ते का। नो ह्यूमन इंटरेक्शन कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें हमारे पास आता है कंडक्टिंग डॉक्यूमेंट रिव्यू, एग्जांपल रिकॉर्ड्स, डाटा एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्क परफॉर्म, कंडक्टिंग ऑन साइट विजिट, कंप्लीटिंग चेकलिस्ट, सैम्पलिंग एग्जांपल प्रोडक्ट्स। और रिमोट में क्या होगा, कंडक्टिंग डॉक्यूमेंट रिव्यू। डॉक्यूमेंट रिव्यू क्या होगा, उसी तरह से वो जिस तरह से रिमोट बैठ के जूम है वो कहेगा स्क्रीन शेयर कर दें, इस तरह से वो देख के चीजों को फाइंड आउट करेगा। ऑब्जर्विंग वर्क परफॉर्म वाया सर्वेलेंस मींस कंसीडरिंग सोशल एंड लीगल रिक्वायरमेंट, एनालाइजिंग डाटा। प्लानिंग फॉर स्टेज 2 ऑडिट। अब जिस स्टेज 2 ऑडिट पे हम आ गए हैं, क्योंकि पहली स्टेज में हमने डेस्कटॉप, वो डॉक्यूमेंट्स, वो तमाम तर चीजें हमने देख ली। प्लानिंग फॉर स्टेज 2 ऑडिट पे जब हम आते हैं तो इसमें हमारे पास है नीड टू प्लान फॉर स्टेज 2। हमें पूरी तरह से उसके लिए मंसूबा बंदी करनी पड़ेगी,
पूरी तरह से हम उसको देख के चलेंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह से करना चाह रहे हैं। ऑडिट प्लान प्रिपेयर्ड एंड कम्युनिकेटेड, उसके बाद जो ऑडिट प्लान होगा प्रिपेयर करने के बाद प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाएगा, जितने भी कंसर्न लोग हैं उन तक उसको पहुंचाया जाएगा। नंबर एंड नेम्स ऑफ ऑडिटर्स डिसाइडेड फॉर ऑन साइट ऑडिट, उसके बाद ये ऑडिटर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करेगी कौन कौन से ऑडिटर्स जाएंगे, कितने लोग होंगे, उनके नेम्स क्या हैं जो ऑन साइट ऑडिट के लिए वर्क प्लेस पे जाएंगे या किसी ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे। टेक्निकल असेसेस इंक्लूडेड, लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक इमेज क्या है, कॉम्पिटेंसी ऑफ ऑडिटर्स इंश्योर, जो पीछे बातें हम करके आए हैं वो सारी स्टेज 2 में मेक श्योर की जा रही हैं। इनिशियल कॉन्टैक्ट विद ऑडिटी बाय लीड ऑडिटर, वो कांटेक्ट करेंगे, भाई हम आना चाह रहे हैं, इस तरह से होगा, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम इस डेट को आएंगे, ये वो सारी चीजें उसमें फिर से एक बार कांटेक्ट में डिस्कस हो जाएंगी। नेसेसरी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स करवाएंगे, हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी करवाई जाएंगी, ताकि कोई भी ऑडिटर या किसी भी ऐसी जगह पे ऑडिट परफॉर्म हो रहा है जहां पे इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, तो वहां पर आप मेक श्योर करेंगे कि ऑडिटर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर ख्याल किया जाए। प्लानिंग फॉर विजिटिंग द ऑडिटी लोकेशन, इंश्योर परमिशन एंड एक्सेस, पहले ऑडिटी की जो जो लोकेशन है उसके बारे में बताया जाएगा, ये लोकेशन हमने बीइंग ऑडिटर वहां पर जाना है, तो उसके लिए बाकायदा परमिशन एक्सेस जो भी अथॉरिटी से अप्रूवल रिक्वायर्ड होंगे वो सब चीजें की जाएंगी। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज एड्रेस किए जाएंगे, सिक्योरिटी इश्यूज को देखा जाएगा, कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं, जो रूटीन्स हैं उनको देखा जाएगा, और इमरजेंसी प्रोसीजर को। उसके बाद आता है ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमारे पास आता है सबसे पहले ऑडिट क्लाइंट एंड ऑडिटी। नॉट नेसेसरी टू बी द सेम सेकंड पार्टी, ये जरूरी नहीं है कि ऑडिट क्लाइंट और ऑडिटी जो है वो सेकंड पार्टी हो। क्लाइंट इज द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्टिंग द ऑडिट, ऑडिटी इज द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑडिटी, ठीक है। फॉर थर्ड पार्टी ऑडिटिंग, क्लाइंट एंड ऑडिटी आर नॉर्मली द सेम, ठीक हो गया। होता किस तरह से है कि जब थर्ड पार्टी ऑडिट, जब एक्सटर्नल ऑडिट हो रहा होता है, तो उसमें जो कंट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन है और जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको ऑडिटी ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि थर्ड पार्टी ऑडिटिंग जो है, जो ऑडिटिंग टीम है, जो सर्टिफिकेशन बॉडी की ऑडिटिंग टीम है, वो एक्सटर्नल होगी, और वो ऑडिट जब परफॉर्म कर रही है तो वो क्लाइंट की बेशक प्लेस है और कंट्रैक्टर परफॉर्म कर रहा है, इसलिए दोनों ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन में कंसिडर की जाएंगी। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटी, अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन की क्या है। मेक रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द ऑडिट प्रोग्राम, जितने भी वसाइल दरकार हैं, जितने भी वसाइल रिक्वायर्ड हैं ऑडिट प्रोग्राम के लिए, वो सब के सब प्रोवाइड ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन करेगी। एग्रीमेंट ऑन ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्केड्यूल, ऑडिट प्लान जो बनाया गया और जो ऑडिट स्केड्यूल है, इसके ऊपर ऑडिटिंग टीम के साथ, सर्टिफिकेशन बॉडी के साथ एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन होगा कि ये हमारा प्लान है, ये हमारा स्केड्यूल है, और इस तरह से चीजें परफॉर्म होंगी। प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर्स, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो समझते हैं कि ऑडिटर्स तक पहुंचनी चाहिए, वो पहुंचाएंगे। हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ ऑडिटर्स, उनको एड्रेस किया जाएगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, किसी भी तरह की उनको रिसोर्सेज, एशिया, कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड है वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दी जाएगी। कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑडिट प्लान, और ये ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन का काम बनता है कि वो ऑडिट से पहले अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट कर दे कि इस तरह से एक ऑडिट प्लान जो है वो परफॉर्म होने जा रहा है, ताकि जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे उस सिस्टम में इनपुट कर सकें, और जिस तरह की इनपुट उनसे रिक्वायर्ड है वो परफॉर्म कर सकें। टाइमली एंड इफेक्टिव करेक्टिव एक्शन, और जहां पर किसी भी तरह की ज़रूरत है तो वहां पे फौरी तौर पर वह जो है इफेक्टिव और टाइमली करेक्टिव एक्शन होना चाहिए। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, आगे टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट एज पर प्लान। अब ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से जो प्लान किया गया है उस टाइम पे ऑडिट को कंप्लीट करें। फैक्ट बेस्ड एविडेंस कलेक्शन, हकायक पे मबनी एविडेंस कलेक्ट होंगे, दाएं बाएं की चीजें नहीं पूछी जाएंगी, ना बताई जाएंगी,
उसके बाद एफिशिएंट सैंपल सिलेक्शन होगी। एफिशिएंट सैंपल सिलेक्शन ये होता है कि ऐसा टोटल में से सैंपल उठाया जाएगा कि जिस सैंपल उठाने से कोई आउटकम मिलती हो, जिस सैंपल की एफिशिएंसी हो, जिस सैंपल की आपको कोई फायदा हो रहा हो। आइडेंटिफाई एनसीआर हैविंग सिग्निफिकेंस, जो कोई भी नॉन कन्फर्मेटी रिपोर्ट है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा वाज़े तौर पर, लेकिन उस जगह पे नॉन कन्फर्मेटी रिपोर्ट जनरेट की जाएगी जहां पे चीजें सिग्निफिकेंट वाज़े तौर पर नजर आ रही हैं, जो नुमाया चीजें हैं। हर छोटी छोटी चीज को जिसको वैसे ही सिर्फ कहने से या डेली रूटीन के ऐसे कुछ थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग है उसको एड्रेस उस तरह से नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर कोई मेजर ऐसी चीज है जिसको कंटिन्यूसली इसी तरह से परफॉर्म किया जाए तो उसको एनसीआर में कंसिडर किया जाएगा। प्रोफेशनल कंडक्ट होगा। कम्युनिकेशन विद लीड ऑडिटर, जितने भी ऑडिटर्स होंगे, जितनी भी टीम होगी वो लीड ऑडिटर के साथ राब्ते में रहेंगे, उसको कम्युनिकेट करते रहेंगे। असिस्ट लीड ऑडिटर इन रिपोर्ट फॉर्मुलेशन, और जब रिपोर्ट बनाई जा रही होगी तो उसमें इन सब जूनियर ऑडिटर्स ने या जो ऑडिटर्स की टीम है इन्होंने लीड ऑडिटर को उसमें मावनत देनी है, उसमें मदद करनी है। अब वो तो हो गए ऑडिटर्स। पहले हमने डिस्कस की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटी की क्या होंगी, फिर ऑडिटर्स की क्या होंगी, और देन लीड ऑडिटर क्या करेगा इस सारे प्रोसेस के अंदर। असिस्ट सर्टिफिकेशन बॉडी इन टीम सिलेक्शन, सर्टिफिकेशन बॉडी को मदद देगा कि टीम कैसे सिलेक्ट करनी है, कौन सी टीम, लीड ऑडिटर्स की टीम कौन सी और वो कैसे सिलेक्ट करेगा। इफेक्टिव डेस्कटॉप ऑडिट परफॉर्म करवाएगा। ऑडिट प्लान क्या है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, मैनेज द ऑडिट टीम को मैनेज करेगा। इंश्योर क्वालिटी वर्क ऑफ अदर टीम मेंबर्स, और इस बात को मेक श्योर करेगा कि जो अदर टीम मेंबर्स हैं वो एक क्वालिटी वर्क परफॉर्म करते हुए, एक क्वालिटी एक स्टैंडर्ड के ऊपर काम परफॉर्म करते हुए पूरे का पूरा ऑडिट जो है वो परफॉर्म करें। प्रोफेशनल कंडक्ट इज डाइवर्जिंग ओपिनियंस, ठीक है, उसमें जो भी ओपिनियंस डाइवर्ट कर रहे हैं दाएं बाएं के, उनको प्रोफेशनली कंडक्ट करे ताकि चीज़ों को लेके चले, किसी भी जगह पे रिजिड ना हो, बल्कि इसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि चीज़ों को लेके चले, एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होनी चाहिए। कम्युनिकेशन विद द टीम मेंबर्स एंड ऑडिटी, और प्रॉपर कम्युनिकेशन में रहे अपने टीम मेंबर, अपने ऑडिटर्स की टीम के साथ और जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट परफॉर्म किया जा रहा है। कंक्लूडिंग ऑडिट, ऑडिट को कंक्लूड फाइनलाइज यही करेगा। ग्रेडिंग एनसीआरस और नॉन कंफर्मिटी रिपोर्ट्स हाई है, मेजर है, माइनर है, जो भी हैं उन सारों की ग्रेडिंग भी इसी ने करनी है। फॉर्मुलेटिंग ऑडिट रिपोर्ट इन कंसल्टेशन विद टीम, इंश्योर वैल्यू एडेड ऑडिटिंग, क्लोजिंग मीटिंग परफॉर्म करवाएगा, और सीए प्रोग्राम एंड फॉलो अप, जो का उसमें अंदर करेक्टिव एक्शंस हैं वो किस तरह से होंगे, उनका क्या प्रोग्राम होगा, उनको फॉलो अप कैसे किया जाएगा, वो भी इस लीड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद एक और इंडिविजुअल जो इन्वॉल्व होता है इस सारे ऑडिट प्रोसेस में, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। अब जो ऑब्जर्वर है ये टेक्निकली या प्रैक्टिकली परफॉर्म ऑडिट को नहीं कर रहा होता। इसका क्या है कि डज नॉट टेक पार्ट इन कंडक्टिंग ऑडिट, ऑडिट को कंडक्ट करते हुए इसका कोई काम नहीं है। ऑब्जर्व ऑल ऑडिट एक्टिविटीज विद ड्यू प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, जितनी ऑडिट एक्टिविटीज होंगी उनको ऑब्जर्व करता रहेगा कि किसी जगह पे बाइस तो नहीं, किसी जगह पे ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही इस तरह की, या कहीं ऑडिटर्स जो हैं वो जो ऑडिट प्लान था, ऑडिट प्रोग्राम था, उससे हट तो नहीं रही हैं। तो इन सारी चीजों को वो ऑब्जर्व करेगा। बी प्रेजेंट इन ओपनिंग, क्लोजिंग एंड एनी इंटरम मीटिंग, और इसको ओपनिंग, क्लोजिंग और किसी भी तरह की मीटिंग के अंदर ये मौजूद रहेगा ताकि हर लेवल के ऊपर अगर दौराने ऑडिट के दौरान ड्यूरिंग द ऑडिट कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, कुछ चीजें बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं, तो उनमें इंप्रूवमेंट लाई जा रही है, तो उन सब में ये इन्वॉल्व रहे ताकि किसी सूरत भी ऐसा ना हो कि ये कोई चीज ऑब्जर्व करके ऑब्जर्वेशन को किसी भी जगह पे रखे तो पता ये चले कि ये खुद एक मीटिंग में नहीं था जिसमें ये चीज एग्रीड हो चुकी है और ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन और ऑडिटर्स की टीम ने इसके ऊपर बिल्कुल रजामंदी जाहिर कर चुके हैं, तो वो उसका फिर जो पॉइंट होगा इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए ऑब्जर्वर को हर तरह की एक्टिविटी के दौरान शामिल रहना पड़ेगा। अब
रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गाइड। गाइड जो है ये बेसिकली गाइड्स अपॉइंटेड बाय द ऑडिटी। जो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कुछ लोगों को नॉमिनेट कर देती है अपना गाइड। गाइड नॉमिनेट करने का मकसद ये होता है कि ऑडिटर्स की टीम को बहुत सारे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, वो चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, वो आपका डॉक्यूमेंट रिसोर्स हो सकता है। तो इसलिए जो आपकी ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो गाइड्स अपॉइंट कर देती है ताकि ऑडिटर्स को भी पता हो कि हमने क्या चीज किससे रिक्वायर करनी है, क्या चीज किससे लेनी है, ताकि किसी भी तरह की एम्बिग्विटी ना हो, किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी ना आए और एक ऑडिट का जो प्रोसेस है वो प्लान के मुताबिक, वो प्रोग्राम के मुताबिक, वो स्केड्यूल के मुताबिक स्मूथली वहां पर रन हो। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड इंक्लूड द फॉलोइंग: असिस्ट द ऑडिटर्स इन आइडेंटिफाई पर्टिकुलर प्रोसेस ऑनर्स, ठीक है, कौन किस काम का जिम्मेदार है, क्या क्या कर रहा है, ताकि उसी को ही इंटरव्यू किया जाए, हर बंदे को पकड़ के इंटरव्यू ना कर रहा हो ऑडिटर। अरेंजिंग एक्सेस टू स्पेसिफिक लोकेशंस ऑफ द ऑडिटी, वो जहां जहां पे ऑडिटी की लोकेशंस हैं वहां पर एक्सेस के लिए उनको एक सिस्टम, एक जो है अरेंजमेंट करके दे। इंश्योरिंग लोकेशन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोसीजर, विटनेसेस द ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडिटी, और उसकी वो गवाह है वो एज अ मतलब जो है विटनेस है उस ऑडिट का, किसके भी आप पे ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटी के, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट करवा रही है। असिस्ट ऑडिट टीम इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, और मावनत देगा, मदद देगा किसको, कि ऑडिटर्स की जो टीम है उनको किसी भी सूरत कोई भी रिसोर्स चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसमें हेल्प आउट। उसके बाद जी ऑडिटर कॉन्फिडेंशियलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो बीइंग ऑडिटर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लीक आउट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं करेगा, खासकर किसी भी उस ऑर्गेनाइजेशन के कंपटीटर के सामने जहां पर दूसरे जो कंपटीटर है उसको पॉइंट स्कोरिंग का मौका मिले, बिजनेस का मौका मिले। तो ये सब चीजें ऑडिटर कॉन्फिडेंशियलिटी में शामिल होंगी। व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी कि मतलब चीजों को, जिस तरह से मैंने बताया कि किसी की इंफॉर्मेशन को किसी के सामने बयान ना करें। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटर कॉन्फिडेंशियलिटी, रोल ऑफ ऑडिटर्स फॉर मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। रोल में क्या होगा कि ये सारे के सारा दारोमदार उनके ऊपर है, जितना डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है, जितना इंटरव्यू किया है, जितनी इंफॉर्मेशन ऑन साइट विजिट में गेन की गई है, जो ऑब्जर्व किया गया है, वो सारे का सारा एज अ जो है आपकी अमानत के तौर पे अपने पास रखेगा, उसको लीक आउट नहीं करेगा, ठीक है, ताकि कोई और जो उस बिजनेस के लोग हैं या कंपटीटर है उस ऑडिटरी ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी बेनिफिशियरी उसका ना हो। आउटकम इफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज ब्रीच। अब इस पे क्या होगा कि अगर किसी भी स्टेज पे पता चलता है कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो ये जो है कानून शिकनी इसकी की गई है और लीक की गई है, तो देन सर्टिफिकेशन बॉडी के ऊपर क्लेम कर सकती है ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन, और उसको फिर बहुत सारे कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। ऑडिटर्स बैन हो सकते हैं, और अगर क्लाइंट ऑडिटी की तरफ से कुछ इस तरह से चीजें हो गई हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ऑडिटी की बात इसलिए क्योंकि कंट्रैक्टर का, टेक्निकली तो कंट्रैक्टर का जो फर्स्ट पार्टी पे उसका ऑडिट हो रहा है, और अगर क्लाइंट को लीक आउट कर गया तो उस सूरत में भी जो भी है वो क्लाइंट के ऊपर चला जाएगा। मतलब कि इनमें से जो भी लीक आउट करेगा इंफॉर्मेशन को, उसके अगेंस्ट फिर प्रॉपर एक्शन होगा। अब जी कंडक्ट ऑफ ऑडिटर्स ड्यूरिंग ऑन साइट विजिट। ऑन साइट विजिट के दौरान आपके जो ऑडिटर्स हैं वो क्या करेंगे, उनका अमल क्या होगा। ऑडिट टीम कंप्लाइंग विद सेफ्टी एंड अदर रिक्वायरमेंट, सेफ्टी और अदर रिक्वायरमेंट को पूरा करें, फुलफिल करें। अवॉइड डिसरप्टिंग ऑपरेशनल प्रोसेसेस, जितने भी ऑपरेशनल प्रोसेसेस हैं उनको क्या करेगा, डिस्टर्ब ना होने दें, उन काम को चलने दें। उसके बाद हमारे पास आता है डू नॉट टच और मैनिपुलेट एनी इक्विपमेंट, कि किसी इक्विपमेंट को टच नहीं करेगा, उसको मैनिपुलेट अपनी मर्जी के मुताबिक उसको यूज करने के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं डालेगा, या उसके अंदर कोई भी अल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन, किसी भी चीज को अवॉइड करेगा। चेंजेस इन ऑडिट स्केड्यूल ड्यू टू इंसिडेंट ऑफ सीरियस नेचर, तो वो उसको एड्रेस करेगा। प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम है, क्या करेगा
कि अपने लीड ऑडिटर को भी बताएगा और दूसरी जानिब ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन को भी बताएगा। सीक परमिशन फॉर मोबाइल फोन यूज इंक्लूडिंग टेकिंग पिक्चर्स एक्सेट्रा। अगर कोई इंफॉर्मेशन कैप्चर करना चाह रहा है तो उसके लिए भी प्रॉपर परमिशन लेगा, उसके बाद ही वो ऐसा कर सकता है। ऑडिटीज कॉन्फिडेंशियलिटी इन ऑल मैटर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, जिस तरह से हम पहले इसके ऊपर काफी लंबी चौड़ी डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद ये हमारे पास आता है कंडक्टिंग ऑन साइट ऑडिट। अब जब आप साइट पे पहुंच चुके हैं, आप उस वर्क प्लेस के ऊपर पहुंच चुके हैं, अब आपने ऑन साइट ऑडिट जब करना है तो ऑन साइट ऑडिट में सबसे पहला काम होगा ओपनिंग मीटिंग्स होंगी। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है? ओपनिंग मीटिंग। अब ओपनिंग मीटिंग में कौन कौन शामिल होगा? हु शुड अटेंड द ओपनिंग मीटिंग? लीड ऑडिटर एंड ऑल द टीम मेंबर्स। लीड ऑडिटर और ऑल द टीम मेंबर्स मतलब जितने भी ऑडिटर्स हैं। टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हो रहा है उसकी टॉप मैनेजमेंट जो है वो सारी की सारी उसमें मौजूद होगी। मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने मैनेजर्स एंड डायरेक्टर हैं वो होंगे। क्लाइंट रैप इन केस ऑफ सेकंड पार्टी ऑडिट। अब क्लाइंट रैप्स में क्या होगा कि आपका जो क्लाइंट है वो क्या है कि रिक्वेस्ट उसकी तरफ आई थी कि थर्ड पार्टी के लिए, ठीक हो गया, तो ऐसी सूरत में क्या है हो रहा, फर्स्ट पार्टी का कॉन्ट्रैक्टर का ऑडिट है, लेकिन क्लाइंट रैप इसलिए मौजूद होगा ताकि उसको भी हो कि जो रिक्वेस्ट की गई है, जो चीजें लेके चलने की कोशिश की गई है वो किस तरह से हो रही हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग आर टू बी डॉक्यूमेंटेड फॉर सेकंड एंड थर्ड पार्टी ऑडिट्स। इनको सेकंड और थर्ड पार्टी ऑडिट्स में जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है, जो मीटिंग होगी, उनको डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो सेफ रहे। एजेंडा ऑफ ओपनिंग मीटिंग्स, के ओपनिंग मीटिंग्स क्यों परफॉर्म होंगी, उनका एजेंडा क्या है, क्या इंफॉर्मेशन डिस्कस होगी। कंफर्म द एग्रीमेंट ऑफ ऑल पार्टीज, उसका बुनियादी मकसद ये है कि जितनी भी इसके अंदर कंसर्न पार्टीज मौजूद हैं वो सारी की सारी उसके ऊपर एग्रीड हैं। टीम इंट्रोडक्शन, के ऑडिटर्स की टीम में कौन है और ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कौन से गाइड्स होंगे, कौन से रिप्रेजेंटेटिव होंगे और ऑब्जर्वर कौन होगा, ये तमाम तर लोग। इंश्योर दैट ऑल प्लान्ड ऑडिट एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म, और जितनी भी प्लान्ड ऑडिट एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म किया जाएगा। कंफर्मेशन ऑफ द ऑडिट ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड क्राइटेरिया, ऑडिट मेथड्स क्या होंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल्स ड्यूरिंग ऑडिट, ऑडिट के दौरान ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन से या ऑडिटर्स, लीड ऑडिटर से या क्लाइंट पार्टी, किसी से भी राब्ते के लिए क्या कम्युनिकेशन मींस यूज होंगे और वो किस तरह से यूज होंगे। ऑडिट लैंग्वेज क्या होगी, अगर उसमें कोई बैरियर है, जुबान चेंज है, तो ऐसी सूरत में फिर ट्रांसलेटर वगैरह जो भी हैं वो अरेंज उसके अंदर किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है अपडेट ऑफ ऑडिट प्रोग्रेस, जितना भी ऑडिट परफॉर्म करना है या जैसे भी होगा उसकी प्रोग्रेस कैसे अपडेट उसके ऊपर मिलेगी। रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है। देखें कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, जो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इंफॉर्मेशन लीक आउट ना हो, उसकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो। कोई भी किसी भी तरह की, फॉर एग्जांपल किसी प्रूफ के लिए, एविडेंस के लिए अगर पिक्चर्स ली जा रही हैं तो वो आउट नहीं होनी चाहिए। मतलब उसको ये नहीं करना चाहिए कि देखो फलां ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं, वो उसको करेक्शन के लिए, उसकी सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, तो इसलिए वो इंफॉर्मेशन लीक आउट नहीं करेगा। हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज किसके लिए, ऑडिटर्स के लिए, लीड ऑडिटर के लिए, ऑडिटिंग टीम के लिए, तो फिर उनको एड्रेस किया जाएगा। मेथड्स ऑफ रिपोर्टिंग ऑडिट फाइंडिंग क्या होंगे। एनी फोर्सेबल रिस्क, कोई भी ऐसे रिस्क हैं जो अभी शायद नजर ना आ रहे हो लेकिन जैसे ही ऑडिट प्रोसेस स्टार्ट हो तो उसमें हमारे सामने आ जाए, तो वो हमें एड्रेस करने हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लोजिंग मीटिंग और हैंडलिंग एनसीआरस कैसे होगा, नॉन कंफर्मिटी रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होंगी, उनको हैंडल कैसे किया जाएगा। देन कंप्लेंट्स एंड अपील, कि अगर ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह के शक व शुबात हैं, कोई कंप्लेंट्स हैं, शिकायत हैं, तो वो कैसे उनको अपने कंसर्न्स को रेज कर सकती है, किस तरह से वो उनके ऊपर बात कर सकती है और कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो क्लियर करेगी, या अपना जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें वो समझता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, वो कैसे उसको पुट करेगा, रेज करेगा। देन जी ऑब्जेक्टिव एविडेंस कलेक्शन होगी।
ऑब्जेक्टिव एविडेंस कलेक्शन वो होती है कि जिसमें हमें कोई मकसद नजर आ रहा हो। इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हम वहां पे कलेक्शन नहीं करेंगे, ना ही रिक्वायर कर सकते हैं हम ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन से। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिव्यू, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज, रिकॉर्ड्स, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस और देन इंटरव्यू। मतलब इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, तीन चीजें। हमें एविडेंस कहां से मिलेगा? पहली एविडेंस हमें डॉक्यूमेंटेड, हम उन्हें कहते हैं भाई तुम प्रोसीजर ले आओ, अपनी क्वालिटी पॉलिसी ले आओ, अपना मैनेजमेंट सिस्टम ले आओ, अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ले आओ और अपना ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ले आओ, इस तरह के, और बाकी रिकॉर्ड्स क्या हैं आपके पास। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में क्या है, वॉक अराउंड करके देखा जाएगा कि जो चीजें लिखी गई हैं आया वैसा ही इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं। उसके बाद इंटरव्यूज होंगे कि जो देखा गया, जो लिखा हुआ मिला, उसमें और ये करने बोलने वालों में, इनमें आपस में क्या इंटरेक्शन है या कितना इनमें डिफरेंस है, वो डिफरेंस है तो क्यों है, किस वजह से है, तो ऐसी चीजों को फाइंड आउट किया जाएगा। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव एविडेंस? जिससे मैंने आपको बताया कि हमने जो एविडेंस कलेक्शन है वो ऑब्जेक्टिव उसके अंदर हो। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव एविडेंस? एनी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड, ऑडिटर ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूवी स्टेटमेंट that may lead the auditor to confirm a conformity or otherwise. Evidence can be both for compliance and non-compliance. मतलब ये है कि आपने कंफर्मिटी की, ये चीज ठीक है, उसका एविडेंस ले लिया, या आपने कहा कि नहीं यहाँ पर ये काम ठीक नहीं हो रहा, नॉन कंफर्मिटी के लिए आपने एविडेंस ले लिया, ऐसा नहीं है। आप अगर कहीं पे कंफर्मिटी है उसका भी एविडेंस लेंगे, और कहीं पे नॉन कंफर्मिटी है तो उसका भी आप हर सूरत एविडेंस लेंगे, और वो एविडेंस आपका जरूरी भी है। नेक्स्ट जी, एविडेंस वेरिफिकेशन। अब एविडेंस वेरिफिकेशन कैसे हो सकती है? वो इस तरह से मुमकिन है कि आप एविडेंस के अंदर ये चीजें देखें। अगर एविडेंस के अंदर ये चीजें मौजूद हैं तो देन सिंपली क्या है कि आपकी जो एविडेंस है वो हम कंसीडर करेंगे कि एक सॉलिड एविडेंस है, एक ठोस एविडेंस है जिसके ऊपर आगे चला जा सकता है, जिसके ऊपर सिस्टम में बेहतरी लाई जा सकती है, जिसके ऊपर सबसे बढ़कर कंफर्मिटी या नॉन कंफर्मिटी का डिसीजन लिया जा सकता है। एविडेंस वेरिफिकेशन की जब हम बात करते हैं इसमें क्या है, रेलेवेंट हो। रेलेवेंट किससे? कि जिस मकसद के लिए है उस मकसद से मुताबिकत रखती हो, उसके मुताबिक हो। सफिशिएंट एंड एक्यूरेट, काफी होनी चाहिए, और एक्यूरेट जिस तरह चाहिए उसी तरह उसी हालत में रिक्वायर्ड। फैक्ट बेस्ड, हकायक पे मबनी हो, मफरूजे उसके अंदर शामिल ना हो, फर्ज कुछ भी ना किया गया हो, बल्कि जो चीज हकीकी तौर पर, चाहे वो कंफर्मिटी है चाहे वो नॉन कंफर्मिटी है, क्लियर कट हकायक पे मबनी उसके अंदर होनी चाहिए, उसकी हकीकत पे मबनी होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट, वाज़े तौर पे हो। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत माइनर सी चीज है और उसको पकड़ लिया जाए। वेरीफाइएबल हो। वेरीफाइएबल क्या? कि जब आप परफॉर्म कर लें तो उसके बाद मेक श्योर कर सके, उसको डिफेंड कर सके, हाँ ये एविडेंस ऐसा ही था। देन ऑडिट ट्रेल होनी चाहिए कि कहाँ से काम शुरू हुआ, किस किस तरीके से चेक हुआ। ऐसा नहीं कि कोई भी ऑडिटर जस्ट खड़ा होके कह दे, बल्कि वो पूरे का पूरा ट्रेल देगा कि फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड में उसको क्या मिला, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन में उसको क्या मिला, देन इंटरव्यू करके विटनेस को उसको इसके हवाले से क्या चीज मिली है, कैसी मिली है। तो ये सारी की सारी ऑडिट ट्रेल भी उसकी वाजे होगी और वो उसकी वेरिफिकेशन करेगी। एविडेंस कलेक्शन अप्रोच क्या है? टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, दोनों सूरतों में हमारा मकसद ये है कि हम एक ऐसी एविडेंस पे पहुंच सकें जो एविडेंस हमें कंफर्मिटी या नॉन कंफर्मिटी डिक्लेयर करने में सॉलिड जो है वो हेल्प आउट कर सके। ऑन साइट डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिव्यू। ऑन साइट विजिट के दौरान आपको जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिव्यू होगा उसमें क्या क्या चीजें या किस तरह से चीजें चलेंगी। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स देखे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन देखी जाएंगी, रिकॉर्ड्स ऑफ कंप्लायंस देखे जाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से
क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001 2015 के ऊपर अमल पैरा है। एनी अदर रिलेटेड QMS डॉक्यूमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड कोई भी और डॉक्यूमेंट अगर होगी तो उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। इंश्योर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबिलिटी एट पॉइंट ऑफ यूज के सिर्फ ये नहीं कि ये डॉक्यूमेंट्स बना के ऑडिट पर्पस के लिए रख दिए गए, बल्कि जब जब इनकी जरूरत पड़ी है तो इनको किस तरह से और किस जगह पे इस्तेमाल किया गया है। कंसिस्टेंसी विद नेचर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ और इस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप के साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कंसिस्टेंस कितने हैं। ऐसा तो नहीं कि एक बार एक डॉक्यूमेंट बना ली गई है, ना उसका कोई रिवाइज वर्जन आ रहा है, ना उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई अपडेट आ रही है, तो फिर उस डॉक्यूमेंट का भी फायदा नहीं होगा। ऑब्सोलेट डॉक्यूमेंट स्टेटस और ट्रेसेबिलिटी के डॉक्यूमेंट आया कहां से है, और अगर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा तो वो उसके अंदर वाज़ेह तौर पर पता चल सके। ये था जी हमारा आज का टॉपिक डे 3 QMS 9001 2015। स्लाइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शायद लगे कि लेक्चर डे 3 का छोटा हिस्सा से है, तो मैं पहले बता चुका हूं कि जिन लोगों ने रिक्वेस्ट करके काइंडली मेल पे रिक्वेस्ट किया करें, रिक्वेस्ट करके अभी तक बुक्स नहीं मंगवाई या इसका कोर्स मटेरियल नहीं मंगवाया, वो मुझसे ईमेल के थ्रू मंगवा सकते हैं। और अगर जब आप यही टॉपिक बुक्स में डिस्कस करेंगे, बुक में देखेंगे, तो आपको इससे रेलेवेंट आपको मेन या एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। और इंशाल्लाह इसका जो डे 4 का लेक्चर है उसमें आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।